आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के हमारे लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री सम्मान्य पुष्कर सिंह धामी जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य महेंद्र भट्ट जी, मंच पर उपस्थित सम्मान्य गणेश जोशी जी, प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, जिला अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, यहां उपस्थित माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा जी, श्री खजानदास जी, उपस्थित सभी देहरादून के प्रबुद्धगण और नौजवान साथियों, उत्तराखंड देवभूमि है और इसलिए सबसे पहले तो मैं देवभूमि को नमन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछ रहा था, मुख्यमंत्री जी आपके नौजवान ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, लगभग आपातकाल को भी 50 वर्ष और मुख्यमंत्री जी भी 50 वर्ष के हैं। ये देश में तेजी से राजनीति में पीढ़ी बदल गई है और यहां जो सामने बच्चे बैठे हैं, मैं महेंद्र भट्ट जी को कह रहा था, ये जो नौजवान यहां पर आए हैं, इनको ये पृष्ठभूमि जाननी बहुत जरूरी है कि 50 साल पहले जो घटना हुई उसके मायने क्या थे। अभी माननीय धामी जी जब कह रहे थे कि वो दोष किसको देते हैं, तो आवाज आई मीडिया को, पर आज खाली मीडिया नहीं रहा। मैं ये बच्चों से पूछना चाहूं कि सुबह उठ करके आप अपना फोन देखो और कोई सरकार ऐसी है जो आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक बंद कर दे, तो आपको अच्छा लगेगा? उसी को इमरजेंसी कहते हैं। लोगों ने सुबह उठ के इंडियन एक्सप्रेस अखबार को देखा तो अखबार का संपादकीय खाली था। उसके मालिक रामनाथ गोयनका ने कहा कि मैं अखबार में क्या लिखूं, सरकार ने लिखने पे सेंसर लगा दिया। इसको इमरजेंसी कहते हैं। दूसरी बात, आप ये मान करके चलो कि हमको सबसे ज्यादा गर्व इस देश में अगर है तो अपने संविधान के ऊपर है। हमारे पड़ोस के सारे देशों में देखो, 70 साल में कितनी बार संविधान बदला। एक पड़ोसी देश में तो पता ही नहीं है कि शासन संविधान चलाती है या सेना चलाती है। चाइना में कम्युनिस्ट है, नेपाल में संविधान बदला है, बांग्लादेश में स्थिति है। ऐसे में हिंदुस्तान को सबसे बड़ी रखने की ताकत क्या है? सबसे बड़ी रखने की ताकत क्या है? क्या है? संविधान। और इस संविधान पे जो हमला हो जाए उसको इमरजेंसी कहते हैं। और 50 साल पहले इस देश के संविधान को समाप्त करने का काम किया। और यहां पर मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, कुछ दिनों पहले एक नई पुस्तक आई, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। श्रीनाथ राघवन ने वो किताब लिखी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उनकी इलेक्शन पिटीशन रद्द हो गई और वो सांसद बनने के योग्य नहीं रही। तो जब आप सांसद ही नहीं रहोगे तो आप देश के प्रधानमंत्री कैसे रह सकते हो?
तो आपका मॉरल तो ये था कि आप सांसद से इस्तीफा देते और किसी और को प्रधानमंत्री बनाते। इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे तो किया, लेकिन ये करा कि स्टे देने के बाद कहा कि आप पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं कर सकते। उसी को ही उन्होंने देश में डिस्टरबेंस मान लिया। तो ये बताओ कि 140 करोड़ लोगों में अगर कोई एक आदमी अपना इलेक्शन पिटीशन हार जाए तो देश के लिए खतरा हो सकता है। इस देश में बाकी 543 सांसद नहीं है। एक आदमी के नाते देश के सारे अखबारों और मीडिया पे सेंसर करना, सारे विपक्षी नेताओं को जेल भेज देना, सारी गांधीवादी संस्थाओं पे आक्रमण कर देना और अधिनायकवाद स्थापित करना, ये इमरजेंसी है। और इसलिए आने वाले समय में हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते जहां कोई इस प्रकार के अधिनायकवादी लोग आए। और ये तो 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। इनकी तो परंपरा ये है कि 2004 में सत्ता में बेशक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन देश नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चलाती थी। आज भी इन बच्चों से पूछो कांग्रेस को कौन चलाता है तो सभी कहेंगे कौन। तो फिर खड़गे जी क्या? जो पार्टी आज भी एक परिवार, एक व्यक्ति से नहीं निकल पाई, उसी ने देश को ये धोखा देने का काम किया। और इसलिए उस समय मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। ये जो पुस्तक मैं बता रहा था, इसमें 1975 में नेहरू परिवार के, नेहरू जी के कजिन हुए बीके नेहरू, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी को पॉपुलर मैंडेट लेने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। और उस समय का जो इनका अखबार है नेशनल हेराल्ड, जिसके करप्शन के केस अभी भी चल रहे हैं, उसमें एक आर्टिकल आया कि देश में एक दलीय राजनीतिक प्रणाली होनी चाहिए। एक दलीय ऐसे जैसे दुनिया के कई देशों में है। उस पर एक कमेटी का गठन किया गया। 42nd अमेंडमेंट हुआ। ये तो केवल फर्स्ट स्टेप था। अगर 1977 में इंदिरा गांधी वापस आती तो इस देश परमानेंट सिंगल पार्टी में चला जाता और देश आज ये हिंदुस्तान नहीं होता जहां पर हम अपने व्हाट्सएप, फेसबुक चेक कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सेंसर वाला हिंदुस्तान होता। इससे आजादी दिलाने का नाम इमरजेंसी से आजादी है। और इसलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। और कांग्रेस देश के संविधान की बहुत दुहाई देने का काम करती है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के संविधान में कुछ चीजें हमने बुनियादी रूप से लिखी हैं। ये आज 2025 का भारत हो या आने वाले समय के 2047 का विकसित भारत हो, जिसका नेतृत्व मेरे सामने बैठे हुए बच्चे भी करने वाले हैं। लेकिन एक मूल मान्यता इस देश में रहनी चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए। अगर कोई सरकार पॉपुलर नहीं है तो उसको बदलने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, ये देश के नागरिक को होना चाहिए। यह देश का लोकतंत्र है और इसके खिलाफ जो काम किया उसका नाम इमरजेंसी है। दूसरा, ये देश जब हम गणतंत्र कहते हैं तो गणतंत्र का अर्थ है कि हिंदुस्तान किसी एक परिवार की, एक व्यक्ति की बपोती नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भी दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। ये इस देश का गणतंत्र है। इस गणतंत्र को एक परिवार, एक व्यक्ति का बंधक नहीं बनाया जा सकता है। इमरजेंसी ने ये दोनों काम किए। इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया, इस देश के गणतंत्र को कुचलने का काम किया। तीसरा एक और विषय है, सरकार कोई आए या जाए, हमारे देश में नौकरशाही की एक ऐसी व्यवस्था है कि जो सरकार आएगी, नौकरशाही सरकार की पॉलिसी के लिए काम करेगी और न्यायपालिका लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए निर्णय देगी। ये जो नौकरशाही इस देश में
प्रोफेशनल है और जुडिशरी जो इस देश में इंडिपेंडेंट है, इसके अधिकारों को लेने का जो 2.5 साल में काम किया वो इमरजेंसी है। हम इमरजेंसी के जो 50 साल मना रहे हैं और जो हम कह रहे हैं, ना भूले हैं ना कभी भूलेंगे, तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि इस देश में 2.5 साल में देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, हमारे देश के गणतंत्र को रौंदने का काम किया, हमारे देश के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने का काम किया, हमारे देश में जुडिशरी को एक तरीके से गुलाम बनाने का काम किया। क्योंकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। जब भी हम चुनाव में जाते हैं तो फिर कोई सरकार नहीं होती। इवन मुख्यमंत्री को, डीजीपी को आदेश देने का काम हमने ये इलेक्शन कमीशन को दिया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इस देश की व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये जो लोकतंत्र हमको मिला है, ये लोकतंत्र देश के महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, इस देश के क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ये लोकतंत्र मिला है। ये संविधान जो हमको बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, वो इस देश में एक अच्छी व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान दिया है। और आज अगर हम इस देश के लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी भी काले बरसते हुए मेघ यहां पर ना आ सकते हो, कभी भी ऐसे लोग यहां पर इस देश में ना आ सकते हो जिनके मन में ही देश के लोकतंत्र को एक परिवार का बंधक बनाने का विषय हो। और इसलिए आपातकाल नहीं था, ये कांग्रेस का अन्याय काल था। अन्याय काल के बारे में जागरण करना और इस देश की राजनीति में लगातार उस भाव को बनाए रखना, नौजवानों के मन में भाव को बनाए रखना कि हिंदुस्तान को अगर महान देश बनाना है तो हिंदुस्तान को महान लोकतंत्र भी बनाना होगा। देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ही इमरजेंसी का हम विरोध करते हैं। और उस समय भी जब ये पूरे इमरजेंसी का घटनाक्रम चल रहा था, अभी हमने यहां पर हमारे लोकतंत्र की इस लड़ाई के सेनानियों का सम्मान किया। काफी अत्याचार किए गए, नसबंदी के नाम पे अत्याचार किए गए, महिलाओं पे अत्याचार किए गए। इसी के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की गिरफ्तारी की गई और उस समय लगभग देश की न्यायपालिका को बंधक बनाने का काम किया गया। दुनिया भर में भारत की आलोचना भी होने लगी और इसलिए देश की जनता को नमन करना चाहिए कि देश की जनता ने बिना घबराए 77 में कांग्रेस को परास्त करके और इस देश में लोकतंत्र की नई राह का निर्माण किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का एक नया नारा इस देश में दिया गया। संपूर्ण क्रांति के नारे का अर्थ ये था कि देश के नौजवान बदलाव के एक नए दौर में आगे बढ़ने का काम करें। और उस समय की एक प्रसिद्ध कविता है, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बड़े कवि होते थे। नवनिर्माण आंदोलन ने देश के नौजवानों को झकझोरा था और लोकतंत्र पे उन्होंने एक कविता लिखी थी। इंदिरा जी को ऐसा लगता था कि शायद इस देश के लोगों का जमीर मर गया है, शायद ये देश कोई समझौता कर बैठा है और ऐसे में जो देश में आज जो ताकत हमको मिली है, चाहे हम मंत्री बने हो, चाहे हमारे धामी जी मुख्यमंत्री बने हो, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे हम एक ही बात रखते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। क्योंकि देश के लोकतंत्र ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम आपके लिए पॉलिसी और नीतियां बना सकें। ये लोकतंत्र का भाव लेकर के हम काम करते हैं। और इसलिए उस समय दिनकर जी ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जनता आती है को आगे उन्होंने लिखा था कि सबसे विराट
हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ये लोकतंत्र की जननी है। आज जिस लोकतंत्र में हम नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, आज जिस लोकतंत्र के अंतर्गत हम इस बात की मंशा रखते हैं कि राज्य के नागरिकों के प्रति कर्तव्य होते हैं, आज जिस जनतंत्र की बात में हम लोग कहते हैं कि लोकराज लोकलाज से चलता है, ये वैशाली का जो गणतंत्र इस देश ने दिया है, ये देश गणतंत्र की सबसे पुरानी पाठशाला रही है और इसलिए प्रधानमंत्री जी भी इसको लोकतंत्र की जननी कहते हैं। ऐसे में दिनकर जी ने कहा था कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा है। लोगों को आह्वान किया था कि भाई इमरजेंसी में अब आपको बैठे नहीं रहना है। उस समय 33 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, तो उन्होंने कहा था कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित, 33 करोड़ लोगों के हित में 33 कोटि हित सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के लिए सिर पर ताज धरो, ये उन्होंने आह्वान किया था। और इसलिए ये आह्वान उन्होंने किसको किया था? उन्होंने देश के किसान को किया था, उन्होंने देश के आम व्यक्ति को किया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि फावड़े और हल, मतलब जो हमारा मजदूर जो फावड़ा चलाता है और किसान जो हल चलाता है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रहा समय के धुरधर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। और इस देश ने एक नई करवट ली। उस नई करवट का परिणाम है कि आज हम इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति को दे पा रहे हैं। उस वैकल्पिक राजनीति का अर्थ ही यही है कि हम देश में सेवा को आगे बढ़ाने का काम करें। आज 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शासन और व्यवस्था के हर क्षेत्र में हम परिवर्तन कर रहे हैं। हम देश में भी आगे बढ़ रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे विंग कमांडर शुक्ला भी आगे बढ़ रहे हैं। ये देश लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए नवाचारों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये देश नए विज्ञान और उपलब्धियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये देश नौजवानों के नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस आगे बढ़ने के पीछे हमारे मूल में इस देश का संविधान है। वो संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, वो संविधान जो इस देश के करोड़ों दलित, शोषित, पिछड़े लोगों के आशाओं को पूरा करने वाला है। वो संविधान जो इस देश के आने वाले नौजवानों के हाथ में विकसित भारत का संकल्प देने वाला है। और इसलिए इमरजेंसी को जो याद करके हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है, वो इस संकल्प के लिए सम्मानित किया है कि हम देश को भी आगे बढ़ाएंगे और देश के लोकतंत्र को भी जिंदा रखेंगे। और इसलिए 50 वर्ष देश के लोकतंत्र के गौरव के दिन है। एक ऐसा भारत जिस भारत में हम अपने संविधान के मूल विषयों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।